हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द्रोण आज एकेडमी में। कल हमने लास्ट कवर किया था उत्तराखंड जिला सीरीज में उत्तराखंड का दूसरा जो आपका व्याख्यान था या लेक्चर था, जिसमें हमने बात किया था देहरादून जनपद की जो प्रमुख जो है ऐतिहासिक बैकग्राउंड था यहाँ का, उसको हमने कवर किया था और हमने समझा था कि किस तरह से जो है देहरादून जनपद की स्थापना हुआ था। इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था, है ना। यहीं से आगे बढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट इसके बाद देहरादून जनपद की जो नदी तंत्र है इसके बारे में जानेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आज देहरादून जनपद में बात करते हैं नदी तंत्र को। तो देहरादून जनपद की यदि बात की जाए मित्रों, तो देहरादून जनपद में 3 नदी तंत्र बनते हैं आपके, जिसमें पहला नदी तंत्र बनता है, पहला जो है वो है आपका यमुना नदी तंत्र। पहला जो बनता है ये क्या है, यमुना नदी तंत्र, है ना। और इसी के साथ दूसरा जो रिवर सिस्टम आपका बनता है देहरादून जनपद में, वो आपको पढ़ना है टॉन्स नदी तंत्र। दूसरा पढ़ना है आपने क्या, टॉन्स नदी तंत्र के बारे में जानना है। और तीसरा आपने पढ़ना है देहरादून में ही सोंग व सुसवा नदी तंत्र। क्या पढ़ना है, सोंग व सुसवा नदी तंत्र। तो यदि हम समझे मित्रों देहरादून के अंतर्गत तो 3 नदी तंत्र के ऊपर आपने बात करना है, जिसमें आपका पहला नदी तंत्र जो आता है वो है यमुना नदी तंत्र, इसके बाद आपका टॉन्स नदी तंत्र, और तीसरा बात करेंगे हम किसके ऊपर, सोंग तथा सुसवा रिवर सिस्टम के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं मित्रों कि ये जो आपका 3 नदी तंत्र है देहरादून का, उनको एक एक करके तैयार करते हैं किस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले उत्तराखंड में नदियों की बात करते हैं, बेसिक इंट्रो की बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो नदियाँ हैं या नदियों का जो क्रम है मित्रों, लंबाई के आधार पर ये जो नदियों का क्रम है वो आपका इस प्रकार से आता है ना। तो सबसे पहले उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाली या सबसे लंबी जो नदी है ये आपका है मित्रों, कौन सी, काली नदी। कौन सी नदी है, काली नदी। और काली नदी का जो लेंथ बनता है उत्तराखंड में ये आपका कितना है, 252 किलोमीटर, और ये आपका चलता है पिथौरागढ़ से लेकर और आपका चंपावत के आसपास तक के एरिया तक इस नदी की बात करते हैं। इसके बाद दूसरा जो नदी सबसे लंबी नदी है वो है आपकी भागीरथी नदी। सेकंड आपका कौन सा है, भागीरथी नदी तंत्र। कौन सा है, भागीरथी नदी। और ये उत्तराखंड में लगभग बहती है 205 किलोमीटर। ये बहती आपका कहाँ से लेकर, तो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू हो जाती है और ये नदी आपका बहता है देवप्रयाग तक, जिसकी लंबाई कितनी है, 205 किलोमीटर, और उत्तराखंड की दूसरी सबसे लंबी नदियों में ये आती है ना। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की तीसरी सबसे लंबी नदी। तो मित्रों तीसरी सबसे लंबी नदी जो आती है वो आपका है क्या, अलकनंदा नदी। कौन सी नदी आती है, अलकनंदा नदी। और यदि इसका लेंथ पूछेगा तो आपने पढ़ना है सर 195 किलोमीटर लंबाई के साथ ये जो है सतोपंथ ताल से शुरू हो जाती है। कहाँ से, सतोपंथ ताल जो कि आपका चमोली में है, और यहाँ से चलते चलते ये भी देवप्रयाग तक आती है। कहाँ तक आती है, तो देवप्रयाग तक। इसके बाद हम बात करते हैं मित्रों उत्तराखंड की चौथी सबसे लंबी नदी, और ये आपका कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी, जो कि आपका बागेश्वर की कौसानी नामक क्षेत्र से, अल्मोड़ा और बागेश्वर की बाउंड्री पर स्थित कौसानी नामक क्षेत्र से निकलती है, और इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। कितनी लंबी है, 168 किलोमीटर है। ये उत्तराखंड की चौथी सबसे लंबी नदी आती है ना। यदि पांचवी की बात करेगा, पांचवी पूछेगा आपको, तो आप लगाएंगे मित्रों क्या, पश्चिमी रामगंगा। उत्तराखंड की पांचवी सबसे लंबी नदी क्या है, पश्चिमी रामगंगा। और पश्चिमी रामगंगा की यदि आप बात करेंगे तो ये बहता है उत्तराखंड में सर 155 किलोमीटर के आसपास इसका लंबाई बनता है ना। इसके बाद उत्तराखंड की छठी जो सबसे लंबी नदी है मित्रों, ये आती है देहरादून जनपद में, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाने वाली जो नदी वो टॉन्स नदी, या इसी का दूसरा नाम आप क्या कहते हैं, तमसा नदी। और ये नदी टोटल 148 किलोमीटर बहती है। कितना बहती है, 148 किलोमीटर। इसके बाद उत्तराखंड की 7वीं जो सबसे लंबी नदी आती है ये आती है मित्रों, इसके बाद कौन, सरयू नदी। और सरयू को आप समझते हैं कि सरयू कुमाऊं में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और इसकी लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर। और इसके बाद उत्तराखंड में 8th लॉन्गेस्ट जो रिवर आता है ये आपकी यमुना नदी आती है मित्रों, और यमुना नदी की जो लंबाई वो कितनी है, 138 किलोमीटर। तो यहाँ हमने समझा उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ और लंबाई के आधार पर इनका क्या क्या क्रम आता है, किस क्रम में ये लंबाई के आधार पर उत्तराखंड में फ्लो करती है ना। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं देहरादून जनपद का पहला नदी तंत्र, और इसमें हमने हेडिंग लिखना है, हमने पढ़ना है किसको, यमुना नदी तंत्र को। क्या लिखना है, यमुना नदी तंत्र, है ना। और यमुना नदी की यदि बात करेंगे तो ये कुल कितनी लंबी है, 136 किलोमीटर लंबी है। और इस आधार पर उत्तराखंड की 8वीं सबसे बड़ी नदी है। कितनी सबसे बड़ी नदी है, 8वीं। अब यमुना नदी की लंबाई की बात करेंगे मित्रों, तो ये
उत्तराखंड में 136 किलोमीटर बहती है। भारत में यदि लंबाई की बात करेंगे तो भारत में यमुना नदी मित्रों 1385 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। और हम देखते हैं कि जब गंगा नदी आगे बह रहा है तो लगभग इलाहाबाद या प्रयागराज में जाकर ये नदी किसके साथ मिल जाती है? तो गंगा नदी के साथ। और यमुना नदी की टोटल इंडिया में लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर के आसपास है ना। तो भारत में किसी भी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका कौन सी है? ये यमुना नदी है जो उत्तराखंड क्षेत्र में प्रवाहित करता है ना। इंडिया में लेंथ है 1385 और उत्तराखंड में इसका लेंथ आता है 136 किलोमीटर के साथ। उत्तराखंड की 8वीं सबसे लंबी नदी आपकी आती है कौन सी? तो आपका यमुना नदी है ना। यहीं पर बात करते हैं सर कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो सहायक नदी है मित्रों, यदि आपसे कभी भी पूछेगा ये सबसे लंबी सहायक नदी, तो यहाँ हम बात करेंगे कि सर ब्राजील, पेरू और बोलिविया में बहती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी। और इसकी सहायक नदी है एक आपका क्या? मेरिडा आपका रहता है या मेडिरा रहता है मित्रों। ये 3800 किलोमीटर लंबी नदी है और दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका बनता है कौन सी? मेरिडा, जो किसकी सहायक है? तो अमेजन नदी की है ना। तो यहाँ हमने समझ लिया कि किस तरह से यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है या सबसे लंबी सहायक नदी है, जो 1385 किलोमीटर के साथ जो है प्रयागराज में जाकर आपका संगम बना लेती है। किसमें? तो आपका गंगा नदी में है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यमुना नदी के बारे में उत्तराखंड में समझते हैं कि किस किस तरह से ये नदी आगे आती है। तो अगली बात करेंगे इसके बाद यमुना नदी के उद्गम के विषय में कि ये उद्गम कहाँ से होता है। यमुना नदी का उद्गम के विषय में बात करेंगे है ना। और इसको समझेंगे पूरा मैपिंग से कि किस किस तरह से ये चलती है। तो सबसे पहले यदि उद्गम की बात करें मित्रों यमुना नदी की, तो उत्तरकाशी का एक एरिया आता है, उत्तरकाशी का एक क्षेत्र रहता है और इस क्षेत्र का नाम, ये आपका जो श्रेणी है ये है बंदरपूंछ वाला एरिया। कौन सा? बंदरपूंछ वाला क्षेत्र है। बंदरपूंछ उत्तरकाशी में है ना। यहाँ पर 3 माउंटेन मैसिव है। एक का नाम है बंदरपूंछ फर्स्ट, क्या नाम है? बंदरपूंछ प्रथम। दूसरे का नाम है बंदरपूंछ सेकंड, बंदरपूंछ सेकंड, जिसको आप व्हाइट पीक कहते हैं, व्हाइट पीक कहा जाता है जिसको। और तीसरे का नाम यहाँ पर आता है कालानाग पहाड़ी। कौन सा नाम आता है? कालानाग पहाड़ी। क्या मित्रों? तो कालानाग पहाड़ी या कालानाग पर्वत, ये 3 माउंटेन मैसिव है। और यहीं पर हम देखते हैं इसी क्षेत्र में आपका जो है वो आपका आता है यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर बोला जाता है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर है ना। और यहीं पर हम पढ़ते हैं कि महाभारत काल में यदि आप बात करेंगे मित्रों, महाभारत के विराट पर्व में यहीं से लिखा गया है कि कालिंदी पर्वत इसी क्षेत्र में होता था। कौन सा पर्वत? कालिंदी पर्वत। और कालिंदी पर्वत की यदि हम बात करेंगे मित्रों तो महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? महाभारत के वन पर्व में। और साथ में हम बात करेंगे इसकी कि ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी इस स्थान की बात की गई है ना। और इस जगह पर यदि आप पढ़ेंगे तो यहीं पर आता है मित्रों सप्तऋषि, एक जो है ताल आता है। क्या आता है? सप्तऋषि ताल। और यहीं पर आता है चंपासर ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चंपासर ग्लेशियर। और इस वाले क्षेत्र से ओरिजिन होता है किसका? यमुना नदी का। यहाँ से आगे की ओर बहती। कौन सी रिवर मित्रों? तो यमुना नदी यहाँ से आगे को बहती है। जैसे हम यहाँ से यमुनोत्री क्षेत्र उत्तरकाशी से बंदरपूंछ वाले एरिया से आगे जाते हैं तो हम मित्रों सबसे पहले यहाँ पहुँच जाते हैं। ये आपका है क्या? यमुनोत्री धाम। 13-14 किलोमीटर आगे जाने पर हम पहुँच जाते हैं कहाँ पर? यमुनोत्री धाम में। तो यमुनोत्री धाम जो है ये आपका किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। कौन सा धाम है? यमुनोत्री धाम है ना। और यदि इसकी बात करें मित्रों यमुनोत्री धाम की, तो ये 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना ऊंचा है? 3235 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित यमुनोत्री धाम है ना। इसी यमुनोत्री धाम क्षेत्र में कहते हैं कि प्राचीन काल में ऋषि आसित की कुटिया हुआ करता था, या ऋषि आसित का जो कुटिया होता था। और इसीलिए इस यमुनोत्री धाम में आकर इस नदी का नाम हो जाता है क्या? आसिता नदी। क्या हो जाता है मित्रों? तो आसिता नदी है ना। यदि आपसे पूछेगा कि यमुना नदी के उपनाम क्या क्या है, तो उपनाम में हम बात करेंगे कि यमुना नदी जो जानी जाती है वो सबसे पहले इसका नाम कहते हैं यमी के नाम से जानी जाती है। अगला हम बात करेंगे सूर्य तनया कहा जाता है, सूर्य की पुत्री के रूप में जाना जाता है यमी। या सूर्य पुत्र यमराज की बहन के नाम से जाना जाता है।
अगला इसका नाम क्या है, आसिता नदी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्या नाम है, तो कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे यमुना नदी के क्या हैं, उपनाम आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम पहुंच गए यमुनोत्री में, और यमुनोत्री में आसित ऋषि की कुटिया है, और इसीलिए आसित ऋषि की कुटिया के बगल से जाने की वजह से इसको आसिता कहते हैं। तथा यहाँ पर जिस पत्थर पर बैठकर, जिस शिला पर बैठकर जो है ऋषि आसित जो है तपस्या करते थे, यहीं पर पाषाण शिला भी अवस्थित है ना। यमुनोत्री धाम के विषय में आप समझेंगे तो पढ़ेंगे कि सन 1872 ईस्वी में टिहरी रियासत का जो शासक है वो प्रताप शाह के द्वारा इस धाम का या यमुनोत्री की स्थापना की गई। और फिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका क्या किया था, जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इसका जो है जीर्णोद्धार करवाया था। किसने, तो जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा इसका क्या करवाया गया था, जीर्णोद्धार करवाया गया था। यदि आपको यमुनोत्री का शीतकालीन आवास पूछे तो ये शीतकाल में खरसाली गांव में इसका जो है डोली ले जाया जाता है, और यहाँ पर जो आपका पुण्याल जाति के ब्राह्मण है वो इसकी पूजा करते हैं, किसकी, माँ यमुना की, है ना। यहाँ से आगे चलते हैं, आप यमुनोत्री से आगे देखते हैं तो फिर इसी बंदरपुर क्षेत्र से ही आने वाली एक नदी इसमें संगम बनाती है, जिस नदी का नाम क्या है, ऋषि गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, तो ऋषि गंगा के नाम से जाना जाता है ना। और ये जो ऋषि गंगा या जानकी गंगा है, ये जाकर जो है जानकी चट्टी में संगम बनाती, उत्तरकाशी के जानकी चट्टी में संगम बनाती, किससे, यमुना नदी के साथ। किसके साथ संगम बनाती है, तो यमुना नदी के साथ। यहीं पर हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला आता है, यहीं से हनुमान गंगा इस बंदरपुर माउंटेन मैसिव से निकलकर आगे बहती है। नदी का नाम क्या है मित्रों, हनुमान गंगा। और ये जो हनुमान गंगा है ये भी उत्तरकाशी के हनुमान चट्टी नामक जगह पर किससे संगम बना लेती है, तो हनुमान चट्टी में जाकर ये किससे संगम बनाती है नदी मित्रों, तो यमुना नदी से, है ना। और हनुमान चट्टी, चमोली का हनुमान चट्टी अलग आपको मिलेगा, यहाँ भगवान हनुमान का मंदिर है, और ये आपका उत्तरकाशी में हनुमान गंगा का संगम है, ठीक है ना। यहाँ से यमुना नदी फिर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही आगे चल रही है, और हम देखेंगे मित्रों कि इधर की तरफ से एक नदी आ जाएगा, पुरोला वाले क्षेत्र से एक नदी आगे बहेगा, और इस नदी का नाम क्या है, कमलगाड़ नदी। क्या कहते हैं, कमलगाड़ नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, इसको कमलगाड़ नदी कहते हैं। और ये जो कमलगाड़ नदी का वैली है, ये जो कमलगाड़ नदी का घाटी है, ये उत्तराखंड में लाल रंग के चावल के उत्पादन के लिए फेमस है। कौन से, लाल रंग के जो चावल होते हैं, और इनके उत्पादन के लिए फेमस है ये कमलगाड़ नदी की घाटी। और इसीलिए इस वैली को उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तराखंड का मिनी बंगाल के नाम से जाना जाता है इस कमलगाड़ नदी की घाटी को। कहाँ मित्रों, तो उत्तरकाशी के अंतर्गत, जो आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ से आप आगे चलेंगे तो ये मित्रों पौराणिक शहर है आपका पुरोला शहर, और ये पुरोला भी आप पढ़ेंगे तो ये पुरोला उत्तरकाशी किस नदी के तट पर है, आपका जो है कमलगाड़ नदी के बॉटम पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, तो कमलगाड़ नदी के तट पर अवस्थित है ना। पुरोला उत्तराखंड का प्राचीन शहर है। यहाँ से आपको अनेक स्वर्ण ईंटें, अनेक बाणाग्र, भालाग्र वगैरह जो है प्राप्त हुए हैं ना। यहीं से आगे चलेंगे मित्रों तो आदि मानव के समय में इस क्षेत्र में ही हुडोली नाम का एक जगह है, उत्तरकाशी का हुडोली, और इस हुडोली से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। आदि मानव के द्वारा बनाए गए क्या, नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। और ये हुडोली भी आप यदि आप देखेंगे मित्रों तो ये हुडोली भी किस नदी के तट पर है, तो कमलगाड़ नदी के तट पर है। और ये नौगांव के आसपास में आकर ये जो कमलगाड़ नदी आप देख रहे हैं ये भी संगम बना देती है, किसके साथ, यमुना नदी के साथ, है ना। अब इसके बाद आप यमुना नदी को आगे लेकर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यमुना नदी के इस ओर आपका टिहरी गढ़वाल वाला पार्ट आ जाएगा, और इस ओर आप देहरादून जिले में इसको फ्लो करवाते हैं, है ना। यहीं से आगे चलते हैं मित्रों तो अगली जो महत्वपूर्ण नदी यमुना नदी के साथ मिलती है, ये आपकी नदी का नाम है क्या, रिखनाड़ नदी। कौन सी नदी मित्रों, तो रिखनाड़ नदी। कौन सा रिवर इसमें जाता है, तो रिखनाड़ नदी। और रिखनाड़ का दूसरा नाम यदि आपसे कभी भी वो पूछेगा तो इसी को कहते हैं क्या, मूरदगाड़। ऐसी नदी मुर्दों की जो गाड़ है, तो रिखनाड़ नदी का नाम क्या है, मूरदगाड़। और इसी रिखनाड़ नदी के तट पर मित्रों उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्थल जो देहरादून जिले में है उसका नाम क्या है, लाखा मंडल। और ये लाखा मंडल जो शहर है ये किस नदी के तट पर है, तो रिखनाड़ नदी के। और इसका जो प्राचीन नाम है लाखा मंडल का, उसको क्या कहते हैं, मड़ के नाम से जाना जाता है। और मड़ का जो शाब्दिक अर्थ है मित्रों ये आपका कहा जाता है मुर्दों का शहर। और कहते हैं कि ऐसी धार्मिक मान्यता है इस शहर की कि यहाँ पर मृत्यु शैया पर बैठा व्यक्ति भी एक बार क्या है, पुनर्जीवित हो जाता था। तभी तो इस नगर को मड़ या मुर्दों का शहर कहा जाता है।
स्थानीय निवासियों का मानना है कि लाखों की संख्या में यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई है और इसी वजह से इसको जो है लाखों का मंडल या लाखा मंडल के नाम से जाना जाता है ना। इसी क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि जब यादव वंश की सत्ता आती है तो भास्कर वर्मन नाम का शासक यहाँ शासन कर रहा होता है। इनका जो राज्य था वो कालसी से लाखा मंडल के बीच स्थित था और ये यादव वंश का राज्य था। कौन सा वंश था? यादव। और इसी का राजकुमार भास्कर वर्मन था, जिसकी पुत्री का नाम क्या था? देवी ईश्वरा। और जिसका विवाह आपने कल समझा था मित्रों इस चीज को कि हमने कहाँ करवाया था इसका विवाह, तो जालंधर पंजाब के अंतर्गत चंद्रगुप्त नाम के राजकुमार से। और जब उसका मृत्यु हो जाता है तो उसी चंद्रगुप्त की स्मृति में ये जो है लाखा मंडल में ये जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाती है। तो लाखा मंडल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया गया किसके द्वारा? तो देवी ईश्वरा के द्वारा, है ना। ये आपका लाखा मंडल का ऐतिहासिक महत्व मिला। लाखा मंडल में ही देवी ईश्वरा का क्या मिला हुआ है? शिलालेख मिला हुआ है ना। और लाखा मंडल से ही महाभारत काल में जो आपका लाक्षा ग्रह था वो इसी क्षेत्र से मिलता है। तो लाखा मंडल आपने समझ लिया, रिकनाड़ नदी के तट पर है, यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से रिवर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे मित्रों कि यहाँ से नदी जब आगे चलेगा तो इसके साथ अनेक नदियां आ जाती, जिसमें हम पढ़ते हैं मित्रों कि बद्रीगाड़ इसकी सहायक नदी आ जाती है ना। बर्नीगाड़ इसकी सहायक नदी आ जाती है। पहले इसमें बर्नीगाड़ नाम की नदी मिल जाती है, बर्नीगाड़ के बाद इसी में बद्रीगाड़ नाम की सहायक नदी मिल जाती है। कौन सी नदी? तो बद्रीगाड़ नाम से अगली सहायक नदी इसमें मिल जाती है। फिर हम आगे चलते हैं मित्रों तो हम समझेंगे कि यहाँ से आगे चलने पर मसूरी के थत्यूड़ वाले एरिया से लेकर इधर से एक नदी आकर मिल जाती है, किसमें? यमुना में आकर मिल जाती है। और यमुना की ये जो सहायक नदी है थत्यूड़ क्षेत्र से निकलने वाली, इसी को हम क्या कहते हैं? अगलार नदी। कौन सी नदी कहा जाता है मित्रों? तो अगलार नदी। और ये जो अगलार नदी है, जब भी ग्रुप सी में यूकेपीएससी में स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे एक क्वेश्चन चलता है मित्रों कि यहाँ पर फेमस एक मौन मेला लगता है, मच्छी मौन मेला। और ये मौन मेला जो लगता है मित्रों ये जून में 28 या 29 जून को इस मेले का क्या है? आयोजन किया जाता है। और यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो मौन मेला के लिए, मच्छी मौन मेला के लिए प्रसिद्ध है मित्रों देहरादून जनपद की? तो अगलार नदी आपका थत्यूड़ क्षेत्र से बहने वाली अगलार नदी है ना। यहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे मित्रों तो यमुना नदी में अब हम देहरादून जनपद में पूरी तरह से एंट्री कर दिए हैं। दोनों तरफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा, इधर भी देहरादून है, इधर भी आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है। अब टिहरी गढ़वाल और देहरादून की बाउंड्री समाप्त होती है। तो यहाँ पर मित्रों आप देखेंगे तो हमने जो है लखवाड़ बांध का, यहाँ पर लखवाड़ बांध जो है वो किस नदी पर बन रहा है? यमुना नदी पर ही लखवाड़ बांध बनने की जो योजना है वो किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर। कौन सा डैम बनेगा? तो लखवाड़ बांध को बनाने की बात कर रहे हैं इसके ऊपर, है ना। लखवाड़ बांध की बात करेंगे मित्रों तो सबसे पहले इसको जो स्वीकृति मिला वो 1972 में, और 1972 या 1976 ईस्वी में योजना आयोग ने इस डैम को बनाने के लिए अपनी स्वीकृति दिया था। किस डैम को? लखवाड़ डैम को। और फिर हमने जाना कि सर लखवाड़ डैम का जो कार्य शुरू हुआ वो 1987 में शुरू हुआ और 1992 में इसका कार्य जेपी कंपनी के द्वारा जो है रोक दिया गया और यहीं से ये परियोजना जो है अधूरी है। इससे आगे आपने देखा कि जब उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री 2011वें मुख्यमंत्री 2021 में बने पुष्कर सिंह धामी, तो उन्होंने दोबारा से इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात किया। और अभी जो लखवाड़ प्रोजेक्ट बनेगा मित्रों इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 204 मीटर। और ये आपका जो है 300 मेगावाट की क्षमता वाला डैम बनेगा यमुना नदी के ऊपर, और ये आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सा डैम? लखवाड़ डैम। और ये 6 राज्यों की क्या होनी है? संयुक्त परियोजना होनी है। कितने राज्यों की? 6। जिसमें हम बात करेंगे मित्रों 6 राज्यों में, यदि आपसे पूछेगा 6 राज्यों में हम बात करेंगे तो पहला राज्य आपका उत्तराखंड है, सेकंड राज्य आपका हिमाचल है, तीसरा राज्य आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश इसके तहत जो है इसमें इस डैम से लाभान्वित होंगे, है ना। तो ये आपका पहला फेज था यमुना नदी का, जिसमें हमने इसको समझा बंदरपुर से लेकर और लखवाड़ बांध तक, है ना। और इससे आगे का जो फेज है मित्रों वो आपका अगली स्लाइड में इसमें देखेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे इसमें, है ना। इसके बाद सेकंड स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लखवाड़ डैम से आगे की बात कर लेते हैं, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों तो हमने अब बात कर रहे हैं किस नदी के ऊपर? यमुना नदी का ही, यमुना नदी तंत्र को ही हम समझ रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हमने समझ लिया कि लखवाड़ डैम इसके ऊपर बना है और लखवाड़ डैम से जब ये नदी आगे जाएगी तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके ऊपर बना हुआ है
लखवाड़ डैम से जब आगे चलेंगे तो यहीं पर हम पढ़ेंगे मित्रों की इसी नदी के ऊपर बना हुआ है कौन सा डैम, जिसको आप बयासी या हथियारी डैम कहते हैं। कौन सा डैम, तो बयासी, या इसी को कहते हैं क्या, हथियारी डैम। और ये मित्रों अभी उत्तराखंड में जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसमें इसके बारे में चर्चा किया था। लखवाड़ बांध से आगे जाने पर आप बयासी या जूडो नाम की जगह पर देखेंगे कि लगभग इसके ऊपर कौन सा डैम बना है मित्रों, तो बयासी डैम। इसकी ऊंचाई पूछेगा तो ये कितना ऊंचा है, 86 मीटर ऊंचा डैम है ना। इसका निर्माण कार्य पूछेगा कि कब पूरा हुआ, तो 2021 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ और ये 120 मेगावाट की बिजली बनाता है। कितने मेगावाट बिजली बनाता है, तो 120 मेगावाट की बिजली बनाएगा, है ना। और ये लखवाड़ डैम का एक सहायक प्रोजेक्ट है। नदी आगे गई तो इसके बाद हम सीधे पहुंच जाते हैं मित्रों, हालांकि बीच में इससे नदी संगम बनाती है, पुजियार गाड़ का रिवर आता है। और इसके बाद हम कालसी के आसपास पहुंच गए, हम पहुंच गए यमुना नदी के बॉटम पर ही आपका महत्वपूर्ण शहर है मित्रों, कौन सा, कालसी। और कालसी के बारे में आपने समझा था कि कालसी उत्तराखंड में प्राचीन काल से ही, कुलिनों के समय से ही ये जो है व्यापारिक, महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर रहा है ना। और यदि हम इसके बारे में समझे तो इसके आपने नाम पढ़े थे कि सर कालकूट, तलकूट, सुधनगर, ये सारे के सारे जो नाम हुआ करते थे ये किसके होते थे, तो कालसी क्षेत्र के नाम हुआ करते थे। और इसी क्षेत्र में हम सामने से देखेंगे मित्रों, जौनसार वाला जो ट्राइबल एरिया है वहां से एक नदी इसमें आकर मिलेगी जिसका नाम क्या है, अमलावा नदी। कौन सी नदी आकर मिलती है, अमलावा। तो कालसी जो शहर है आपका वो अमलावा और किसके संगम पर है, यमुना नदी के बॉटम पर स्थित है। और अमलावा से आपका एक क्वेश्चन चलता है कि यमुना नदी से सबसे तेज गति से फ्लो करने वाली या सबसे तेज गति में मिलने वाली जो नदी आती है वो कौन सी है, अमलावा। यहीं पर हम आगे बढ़ते हैं मित्रों, अमलावा से मिलने से थोड़ा आगे ही यहाँ पर बना हुआ है अशोक का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, अशोक का शिलालेख। इस पर भी मैंने आपसे चर्चा करवा दी थी लास्ट लेक्चर में कि अशोक का जो शिलालेख है मित्रों, ये शिलालेख आपका कब बनाया गया, 257 ईसा पूर्व में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 257 ईसा पूर्व में, है ना। और आपने देखा कि अशोक के कालसी शिलालेख की खोज करने वाला जो ब्रिटिशर्स था, जो अंग्रेज था मित्रों, वो जॉन फॉरेस्ट था। कौन था, तो जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में ये जो कालसी शिलालेख था इसका खोज किया था, है ना। इसका जो लिपि है मित्रों वो आप जानते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी जो भाषा है वो पूर्णतः प्राकृत है, अंशतः इसमें पाली का प्रयोग किया गया है और एक शब्द आपने संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। कालसी क्षेत्र के लिए इस शिलालेख में आपने पढ़ा था कि सर अपरांत शब्द का नाम, अपरांत नाम का प्रयोग हुआ है और कालसी के लोगों को यहाँ पुलिंद कहा गया था। ये सब बातें आपने समझ लिया था। तो यदि आप देखेंगे ये कालसी का जो शिलालेख है ये आपका किस नदी के बॉटम पर है, तो यमुना और अमलावा के संगम पर ही है, जिसे स्थानीय नाम जो है इसका बोला जाता है मित्रों, ये चत्तरशिला के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, चत्तरशिला का। और ये अशोक का भारत में सबसे उत्तरी शिलालेख था, है ना। और आप समझते हैं कि अशोक ने जो शिलालेख बनाए ये अपनी शिक्षाओं को लोगों तक, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्यतया इनका क्या किया था, निर्माण किया था। यहाँ से आगे चलेंगे आप, फिर आप आगे देखेंगे कि इसी क्षेत्र से, इसी वाले एरिया से महत्वपूर्ण नदी इसमें आकर मिल जाती जिसका नाम क्या है, टॉन्स नदी। कौन सी नदी, टॉन्स रिवर। और ये जो टॉन्स है वो कालसी और डाकपत्थर के बीच में आपका संगम बना लेती, किसके साथ, यमुना नदी के साथ। तो कालसी और डाकपत्थर के बीच में मित्रों ये ध्यान रखना है, इन दोनों कस्बों के बीच में ये टॉन्स नदी 148 किलोमीटर फ्लो करते हुए जो है सीमा बना लेती, संगम बना लेती, किसके साथ, तो आपका यमुना नदी के साथ, है ना। और यहीं पर मित्रों जैसे ही हम कालसी डाकपत्थर से आगे चलते हैं तो यहीं पर इसी यमुना नदी पर हमने 1965 में एक डैम का, एक बैराज का निर्माण करवाया। सॉरी डैम नहीं कह सकते आप, 1965 में हमने बनाया था किस बैराज को, तो डाकपत्थर का ये जो बैराज है। कौन सा बैराज मित्रों, तो डाकपत्थर बैराज। और बैराज जब भी शब्द आपके लिए बोला जाए तो बैराज कभी भी जो है बिजली निर्माण नहीं करते हैं। बैराज का मुख्य कार्य होता है उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और वहां से कोई भी कैनाल वगैरह या सिंचाई नहरें निकाली जाती हैं और ऐसे क्षेत्र को ही हम बैराज के नाम से जानते हैं। तो डाकपत्थर बैराज का जो निर्माण हुआ इसको हमने 1965 में बनवाया था, है ना। यहाँ से मित्रों
जब हम इस जगह पर पहुंच जाएंगे तो यमुना को आप दो अलग अलग पार्ट में देखेंगे। एक वो यमुना वाला पार्ट जो सीधा आगे चला गया, यमुना का जो नेचुरल पाथ है, जो नेचुरल उसका रास्ता आगे जा रहा है, और दूसरे की आप बात करेंगे तो यहीं से आपने शक्ति नहर को निकाला है। किस पर? तो यमुना नदी पर आपने कौन सी नहर निकाली मित्रों? डाकपत्थर बैराज से शक्ति नहर। इसका नाम क्या है? शक्ति नहर के नाम से इसको जाना जाता है। और जब यमुना से एक नेचुरल यमुना नदी इस साइड में आगे बढ़ा, इसको अभी चर्चा करते हैं। दूसरा जो है ये आपका शक्ति नहर इसी से निकाला गया। तो अगला ही प्रश्न आता है कि शक्ति नहर के ऊपर आपका एक तो ढकरानी प्रोजेक्ट है और दूसरा आपका ढालीपुर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, है ना। तो इसी नहर के ऊपर आपने क्या बनाया हुआ है? ढकरानी परियोजना, और इसी पे आपने क्या बनाया हुआ है? ढालीपुर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ढकरानी और ढालीपुर दो जो जल विद्युत परियोजना है उत्तराखंड की, वो आपका किस नदी पर बनाया गया है? तो शक्ति नहर के ऊपर, है ना। एक का जो मेगावाट है मित्रों ये लगभग 33 मेगावाट का है, और दूसरा 51 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 1974 से लेकर 1976 अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग डेट दिए गए। अब आपका शक्ति नहर आगे जाएगा तो आप देखेंगे मित्रों कि हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे जिसका नाम क्या है? आसन बैराज। तो हम इस साइड में आते हैं मित्रों। हमने देखा कि ये वाला जो देहरादून वाला क्षेत्र है, इस देहरादून वाले क्षेत्र में एक टॉन्स वाटरफॉल आता है। क्या आता है? टॉन्स झरना। क्या आता है मित्रों? टॉन्स जो है एक आपका वाटरफॉल आता है। और यहीं पर आपका एक गांव, एक विलेज है। इस गांव का नाम लिखा जाता है आसारोड़ी गांव। क्या लिखा जाता है? आसारोड़ी गांव। और इसी क्षेत्र से मित्रों आसन नाम की एक नदी आगे आती है, और ये आसन नदी जो है शक्ति नहर में मिल जाती है रामपुर मंडी के पास, है ना। आराम से समझिएगा इसको। यहाँ से 41 किलोमीटर एक लंबी नदी जो है देहरादून क्षेत्र से आकर, और ये डाकपत्थर ढकरानी ढालीपुर के आसपास में आकर मिल जाती है किसमें? शक्ति नहर में। और ये शक्ति नहर में मिलते ही इस नदी का जो नाम है मित्रों, इस रिवर का जो नाम है वो क्या है? आसन नदी इसको कहते हैं। कौन सी नदी? आसन नदी। कितनी लंबी है? तो 41 किलोमीटर लंबी ये रिवर है। इसको पुराणों में क्या कहते हैं मित्रों? तो अस्मावती नदी के नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा रिवर कहा जाता है? तो अस्मावती नदी, है ना। यहाँ से फिर हम आगे समझते हैं मित्रों कि ये जो आपका टपकेश्वर का मंदिर है, ये जो टपकेश्वर मंदिर है आपका, ये टपकेश्वर मंदिर आदि गुरु शंकराचार्यों ने बनाया था। किसने बनाया था? आदि गुरु शंकराचार्यों ने। और पौराणिक काल में आपने पढ़ा था कि सर इसी क्षेत्र में क्या होता था? तो ऋषि द्रोणाचार्य का आश्रम हुआ करता था। वो धनुर्विद्या की यहाँ क्या है? शिक्षा दिया करते थे पांडव काल में, है ना। और फिर इसी क्षेत्र से आगे यहीं पर टपकेश्वर का मंदिर है। वो नेचुरल रूप से जो है गुफा से पानी टपक रहा है, और यहीं पर शिवरात्रि को विशाल मेला लगता है। तो इस क्षेत्र से एक नदी आगे आती है। इस नदी को मित्रों यहाँ पर तमसा नदी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? तमसा नदी। और ये नदी सहायक है किसकी? आसन नदी की। फिर आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो इसी नदी में आकर मिल जाती है मित्रों कौन सी नदी? नून नदी। और नून नदी का इतिहास आप पढ़ते हैं मित्रों कि इसी के बॉटम पर वो खराखेत नाम का स्थान है। कौन सा स्थान है? खराखेत नाम का स्थान, जहां पर जो है क्या किया गया था? जब सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, तो श्रीदेव बडोनी, श्रीदेव सुमन वगैरह जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी थे, उन्होंने इस नदी के तट पर ही आंशिक रूप से यहाँ क्या बनाया था? नमक बनाया था। तो नून को आप ध्यान रखते हैं। इसके बाद आप पहुंच गए शक्ति नहर के बिल्कुल वहां पर। तो ये आपका एरिया आ जाता है मित्रों, आसन बैराज बना है यहाँ। और यदि आपसे पूछेगा कि ये क्षेत्र कौन सा, तो इसको आप कहते हैं रामपुर मंडी का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? डाकपत्थर से आगे तो रामपुर मंडी। और यहीं पर आपने बना रखा मित्रों कौन सा बैराज? आसन बैराज। और आसन बैराज किन नदियों पर है? तो शक्ति नहर और आसन नदी पर, है ना। आसन बैराज की स्थापना कब करी थी आपने मित्रों? तो 1967 ईस्वी में इस बैराज को बनाया था। कब? 1967 में। ये 2 या 3 बार आपके लिए प्रश्न बना हुआ है कि इस आसन बैराज की स्थापना हमने शक्ति नहर और आसन नदी के संगम पर कब करी थी? तो 1967 में। और यहाँ से हम समझेंगे मित्रों कि समय था आपका, अगला दिन था 14 अगस्त 2005 का। और 14 अगस्त 2005 को इसी आसन बैराज में हमने उत्तराखंड की पहली आरक्षण क्षिति, उत्तराखंड का पहला रिजर्वर बनाया, जिसको आप कहते हैं आसन आरक्षण क्षिति कहते हैं ना। और आपने साइबेरियन सारस, साइबेरियन सुरखाव आप पढ़ते हैं कि सर 53 प्रजाति के जो भारतीय पक्षी हैं और लगभग 90 जो प्रजातियां विदेशी स्पीसीज के था, उन सभी को यहाँ कंजर्व किया, उनके लिए रिजर्वर बनाया गया 14 अगस्त 2005 को। और फिर आपने अभी पढ़ा मित्रों
कि लगभग 20 या 21 जुलाई 2020 या 2020 की बात करते हैं तो इसे उत्तराखंड की पहली रामसर साइट भी बनाया गया। क्या बनाया गया मित्रों? रामसर साइट बनाया गया है ना। और भारत की यदि बात करेंगे तो 39वीं रामसर साइट बना है क्या? आसन बैराज वाला जो एरिया है ना। अब रामसर साइट आप समझते हैं कि रामसर कंजर्वेशन क्या है, तो विश्व के ऐसे नमी आर्द्रता वाले क्षेत्र, ऐसे वेटलैंड एरिया जो क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे जो सूख रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इन स्थलों को बचाना ही प्रमुख उद्देश्य है क्या? रामसर जो आपका समिट था है ना। और ये रामसर समिट यदि पूछा जाएगा तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में दुनिया के देशों के बीच में दुनिया के देशों के बीच में ये रामसर समिट हुआ था है ना। और इसीलिए आप जानते हैं मित्रों कि आज भी आप हर वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। और उसी में उत्तराखंड की एक मार्शल साइट जो आपका बना था वो रामसर साइट यहाँ बनाई गई है ना। तो सेकंड फेज में आपने जाना कि कैसे लखवाड़ बांध से आगे आकर डाकपत्थर बैराज होते हुए ये नदी जो है आगे बढ़ती है, कैसे इसमें जो है आसन नदी आकर जो देहरादून के टॉन्स झरने के पास आसारोड़ी गांव से आकर 41 किलोमीटर आगे आकर इसमें संगम बनाती है। और इस तरह से हमने आसन बैराज के बारे में समझा है। एक फेज और बचा हुआ, फाइनल कर दें इस नदी को, यमुना नदी का तीसरा जो फेज है मित्रों, अब हम बात करेंगे। हमने देखा कि हम आगे कहाँ? डाकपत्थर बैराज के पास। और यहाँ से मित्रों आपने समझा कि सर एक तो शक्ति नहर इससे निकाली गई, और ये शक्ति नहर 1965 ईस्वी में ही आपका किससे निकाली गई? डाकपत्थर बैराज से। और डाकपत्थर बैराज भी कब बनाया गया? तो 1965 में। शक्ति नहर कब निकाली गई? 1965 में। और दूसरी तरफ ये जो यमुना नदी का नेचुरल पाथ, नेचुरल रूप से यमुना नदी आगे बढ़ रही है ना। हालांकि आसन बैराज के बाद आप देखते हैं कि हम जो ये आपका शक्ति नहर है इसको भी हम दोबारा से किसमें मर्ज कर देते हैं? तो यमुना नदी में ही मिला देते हैं। दोबारा से शक्ति नहर को किसमें मिला दिया जाता है? यमुना नदी में। और यहाँ से एक कुल्हाल नहर निकाली जाती है इसी आपका शक्ति नहर से है। और इसी पर आपका जो कुल्हाल पावर प्रोजेक्ट वगैरह आगे उनको बनाते हैं। इधर आपका ये जो यमुना का रास्ता है डाकपत्थर बैराज के आगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक जगह है मित्रों जिसका नाम क्या है? खड़ा पत्थर नाम की जगह है। कौन सी जगह है? खड़ा पत्थर। और खड़ा पत्थर हिमाचल के सिरमौर के अंतर्गत एक जगह आती है। यहाँ से एक नदी नीचे आती है और इस नदी का नाम क्या है? गिरी गंगा। और ये गिरी गंगा संगम बना लेती है किसके साथ? यमुना नदी के साथ है ना, नेचुरल जो यमुना नदी है, ठीक है ना। इसके बाद आप आगे चलेंगे मित्रों तो बरौटीवाला के आसपास ये जगह में आपको मिलेगा है ना। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो नेक्स्ट एक नदी जो है यमुना नदी से संगम बनाती है, ये हिमाचल के आपका जो है हिमाचल से आती है। इसका नाम क्या है? बाटा नदी। कौन सी नदी? बाटा। और बाटा मित्रों उत्तराखंड की वो हिमाचल से आने वाली वो नदी है जो यमुना में अंतिम रूप से संगम बनाती है। कहाँ पर? अंतिम रूप से। इसके बाद यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर में एंट्री कर देती है। किस राज्य में चली जाती है? हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी एंट्री कर देती है ना। तो यहाँ तक 136 किलोमीटर का इतिहास आपने जानना है। अब हम देखते हैं मित्रों कि इसी यमुना नदी के तट पर ये आपका हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको पांवटा साहिब मिलेगा। कौन सा जो है? पांवटा साहिब जो है किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। और यमुना नदी के दाएं तट पर आपका कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है ना। अब पांवटा साहिब का इतिहास आप पढ़ते हैं कि सर 1690 से लेकर 1694 के आसपास इन 4 सालों में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ रुके थे। कौन मित्रों? तो गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने यहाँ जो है इस गुरुद्वारे की स्थापना करवाई थी। सिखों के 10वें गुरु किसने? गुरु गोविंद सिंह ने है ना। और आप समझते हैं मित्रों कि यहीं पर रहकर सिखों के 10वें गुरु ने एक जो है पुस्तक की रचना करी थी जिसका नाम क्या था? दसम ग्रंथ नामक पुस्तक की भी रचना यहाँ इन्होंने की थी। और आज भी ये कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह का कृपाण और कड़ा जो है इसी पांवटा साहिब में रखा गया है ना। तो ये मित्रों हमने पढ़ा किसके बारे में? पांवटा साहिब के। और इस तरह से यमुना नदी 136 किलोमीटर बहने के बाद उत्तराखंड की सीमा रेखा से बाहर चली जाती है ना। और इस प्रकार ये पूरा के पूरा यमुना रिवर सिस्टम जो आपने देखा वो कंप्लीट हुआ है ना। हमने जाना कि सर ये निकलती है उत्तरकाशी के बंदरपुंज माउंटेन मैसिव से, जहाँ पर बंदरपुंज फर्स्ट, बंदरपुंज सेकंड जिसको व्हाइट पीक कहते हैं, और कालानाग चोटी आपको देखने को मिलती है ना। जब हम जाते हैं महाभारत के किस वन पर्व में तो हम पढ़ते हैं कि ये इस क्षेत्र में एक कालिंदी पर्वत है और उस कालिंदी पर्वत से निकलती है यमुना नदी, साथ में ऋग्वेद और यजुर्वेद
पे आपको ये जानकारी देते हैं कि यमुना नदी जो है इस कालिंदी पर्वत से निकलती है। और कुछ पुस्तकों में लिखा गया कि यहीं पर एक चंपासर ग्लेशियर है और सप्तऋषि ताल हुआ करता था, उस जगह से निकलती है कौन सा रिवर, यमुना रिवर। 13 किलोमीटर आगे आने पर इसके जो है आप देखते हैं कि बाईं तरफ आपका यमुनोत्री धाम मिल जाता है। और यमुनोत्री धाम के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर 1972 ईस्वी में क्या जो है प्रताप शाह के द्वारा 1872 ईस्वी में इस यमुनोत्री धाम का क्या है निर्माण करवाया गया था, इस मंदिर को बनवाया गया था, है ना। आसित ऋषि की कुटिया इसी यमुनोत्री धाम के आसपास आपको मिलेगा। तो इसी आसित ऋषि की कुटिया में ऋषि आसित जो है तपस्या करते थे और इसीलिए यहाँ से इस नदी का नाम आसिता हो जाता है। फिर आपके लिए प्रश्न आएगा कि यमुना नदी में संगम बनाने वाली पहली नदी तो ऋषि गंगा या जानकी गंगा है और ये यमुना से पहला संगम बनाने वाली नदी है। इसी क्रम में आप आगे बढ़ेंगे तो अगली जो नदी इसमें आती है वो हनुमान गंगा है। और फिर आपका ये नौगांव क्षेत्र में आकर इसमें जो है कमलगाड़ नदी का संगम होता है। कमलगाड़ जो है पुरुला क्षेत्र से होते हुए फ्लो करती है और इसकी वैली को उत्तराखंड का मिनी बंगाल कहा जाता है। और आपने देखा कि पुरुला जो शहर है उत्तराखंड का पौराणिक ऐतिहासिक नगर वो आपका किस नदी के तट पर है, तो कमलगाड़ नदी के। नौगांव के आसपास कमलगाड़ भी संगम बना देगी किसके साथ, यमुना नदी के साथ। और फिर आगे आप बढ़ेंगे तो लाखामंडल क्षेत्र में आ जाएंगे जहां रिखनाड़ नदी या मूरदगाड़ नदी आपकी संगम बनाएगी किससे, यमुना नदी से। कई पेपरों में ये पूछा गया कि लाखामंडल अवस्थित है तो उसमें रिखनाड़ या मूरदगाड़ ऑप्शन नहीं था मित्रों, तो आपने फिर यमुना नदी के बॉटम पर लगाना है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। और यदि आपको रिखनाड़ या मूरदगाड़ नदी दिया जाए तो फिर आप लाखामंडल को इस नदी के बॉटम पर लगाएंगे, है ना। लाखामंडल के बारे में जानते हैं, इसका नाम प्राचीन नाम क्या है, तो मड़ के नाम से जाना जाता है, मुर्दों का शहर। और मूरदगाड़ नदी यहाँ फ्लो करता है जिसकी धार्मिक मान्यता है कि मृत्यु शैया पर बैठा व्यक्ति भी एक बार क्या है पुनर्जीवित हो जाता था, ऐसा पौराणिक इतिहास में लिखा है। यहीं पर आपका जो देवीश्वरा का शिलालेख है यादव वंश की राजकुमारी। और यही आपने पढ़ा कि यहीं पर हमारा लाक्षागृह बना हुआ है पांडवों को जलाने के लिए, जिसका निर्माण दुर्योधन के द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ से आप आगे चलेंगे तो आपका बद्रीघाट, आपका जो है बर्नीघाट, आप आगे आएंगे तो अमलावा नदी इसमें संगम बनाती है। अमलावा थत्ती और मसूरी वाले एरिया से आकर मिलती है। और जब भी आप ग्रुप सी के पेपर में, उत्तराखंड यूके SSC के पेपर में या UKPSC के पेपर में बैठेंगे तो यही प्रश्न आपसे पूछेगा वो कि आपका मच्छी मोड़ मेला के लिए कौन सा रिवर जाना जाता है, तो अमलावा नदी। फिर थोड़ा सा आगे गए तो अब प्रॉपर ये देहरादून जिले के बीचों बीच बहना शुरू कर देती है। और लखवाड़ डैम को बनाने का जो प्रस्ताव है वो 1972 से 1976 ईस्वी में योजना आयोग ने जिसको प्रस्तावित किया था वो इसी नदी के ऊपर है ना। 1987 में आपने इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया। ये 6 राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट है। और 1992 में आपने क्या किया था, इसका जो निर्माण कार्य वो रोक दिया है। 2021 में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री ने एक बार पुनः इसको बनाने का मान्यता दिया है ना। 6 राज्यों के मीटिंग हुआ, सभी लोगों ने इसको बनाने पर सहमति जताया। और अभी जो है इसको जो 204 मीटर ऊंचा बनाया जाना है, 300 मेगावाट की बिजली बनाएगा और 6 राज्यों का संयुक्त प्रोजेक्ट होगा। आगे आप गए तो आपका ब्यासी जो डैम है, ब्यासी जो बांध है, ब्यासी जो परियोजना है मित्रों वो भी यमुना नदी पर बनी हुई है, जो कि 86 मीटर ऊंचा डैम आपने पढ़ा और 120 मेगावाट का वो भी बिजली बनाता है। यहाँ से आप आगे गए तो आप पहुंच गए कालसी नाम के एक पौराणिक शहर पर, है ना। और कालसी को आप जानते हैं कि इतिहास में कालकूट, तलकूट या क्या कहते हैं मित्रों, तो इसको जो है शुद्ध नगर कहा था किसने, हेमसान ने। और यहीं पर अमलावा नदी आके मिल जाती है किससे, यमुना नदी से, है ना। और अमलावा नदी का यदि क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे तेज गति से प्रवाह वाली, सबसे तेज फ्लो वाली नदी जो यमुना में मिलती है। और इसी के संगम पर यही मौर्य सम्राट जो अशोक थे उन्होंने जो है 257 ईस्वी में कालसी शिलालेख का निर्माण करवाया था, जिसकी खोज 1860 में फॉरेस्ट महोदय ने कराई है ना। बाकी मैंने आपको बता दिया था। नदी यहाँ से भी आगे बढ़ेगा। फिर आपने जाना था कि सर कालसी और डाकपत्थर के बीच में टॉन्स नदी इसमें आकर मिल जाती, जो कि 148 किलोमीटर लंबी प्रवाहित होकर नदी आती है। यमुना की उत्तराखंड में सबसे बड़ी सहायक नदी के नाम से भी जानी जाती है। इस टॉन्स नदी तंत्र पर कल चर्चा करेंगे, है ना। अब आपने देखा कि कालसी और डाकपत्थर के बीच में संगम बना लिया, तो यहीं पर डाकपत्थर बैराज बनाया हमने कब, 1965 ईस्वी में। और यहाँ से आप आगे बढ़े तो आपने एक तरफ शक्ति नहर को निकाला और एक तरफ यमुना का नेचुरल जो रास्ता है उसमें वो आगे बढ़ रही है। शक्ति नहर पर आपने पढ़ा था कि सर डकरानी ढालीपुर 2 प्रोजेक्ट हमने बनाए, जो कि एक 51 मेगावाट का है, एक 33 मेगावाट का है। और फिर ये नदी रामपुर मंडी के पास पहुंच गई, जहां आसन नदी इसमें आकर मिल गई थी। और यहीं पर आपने 1967 में आसन
शासन बैराज का क्या है निर्माण कराया। और ये जो है बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है आपका, जो आपका 14 अगस्त 2005 को आपने देखा। तो मित्रों इसे उत्तराखंड का पहला जो है कंजर्वेशन रिजर्व आपने घोषित किया, जो कि साइबेरियन सारस के लिए या सुरखाव नाम के पक्षियों के लिए 90 प्रजाति के विदेशी पक्षी तथा 53 के भारतीय पक्षी यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपने जाना कि सर 21 जुलाई 2020 को इसी को आपने उत्तराखंड की पहली रामसर साइट घोषित किया, और ये उत्तराखंड की भारत की 39वीं रामसर साइट बनेगी, है ना। रामसर साइट मैंने समझा दिया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता दिवस आपको बता दिया। तो इसके बाद नदी यदि हम देखेंगे तो सिरमौर से आने वाली ये गंगा नदी संगम बनाएगी खड़ा पत्थर से निकलती यमुना के साथ। फिर आपने देखा कि पांवटा साहिब भी यमुना नदी के तट पर है हिमाचल प्रदेश में, जिसको सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के द्वारा यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया था। यहाँ दसम ग्रंथ की रचना करी गई थी। यहाँ इनका कड़ा कृपाण वगैरह जो है अवस्थित है। फिर आगे चलेंगे तो बाटा नदी हिमाचल से ही आती है, और बाटा नदी जैसे ही यमुना से मिलेगी ये उत्तराखंड को छोड़कर मित्रों आगे चली जाती है हरियाणा जिले में, और हरियाणा के यमुनानगर जिले में ये प्रवेश करती है। और फिर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये प्रयागराज या इलाहाबाद में जाकर 1385 किलोमीटर बहने के बाद जो है गंगा नदी की सहायक बनती, भारत की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी गंगा नदी की है। तो चलिए मित्रों आज के लिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यमुना नदी तंत्र आपका जो मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट जो है वो अगला जो है कल देखेंगे, अगली क्लास कल आएगी। चलिए धन्यवाद आप लोगों का।